जय हिंद दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर है मेरे प्यारे बच्चों। और आपको एकदम बेहतरीन तरीके से बताने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, आप यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है ना। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आपको कोर्स कहाँ से परचेज करना है, ठीक है ना। ये देखिए, कोर्स परचेज नंबर है आपके लिए, ठीक है ना। आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। आपको कोई भी कोर्स चाहिए तो फिजिक्स हैंड रिटन नोट्स आपको सिर्फ 49 रुपीज़ में मिलेगी। इसी तरीके केमिस्ट्री बायोलॉजी की भी मिलेगी। अगर आप पिछले 4 सालों का सोल्यूशन चाहते हैं, सिर्फ 99 रुपीज़ में पर सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके लिए बिग ऑफर भी है। क्या है? 2023-24, ठीक है ना। अगर आपके लिए बिग ऑफर है, क्या अगर 5 सब्जेक्ट का आप लेते हैं ना कोर्स, तो आपको सिर्फ कितने में मिलेगा? 499 रुपये में मिलेगा। और इसके साथ साथ क्या रहेगा? आपका नोट्स रहेगा। नोट्स के साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन रहेगा, प्लस आपको वीडियोस भी प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप बिल्कुल भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, यहाँ पर देखिए, इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर कुछ निर्देश आपको दिए जाते हैं। निर्देश को थोड़ा हम आपको डिस्कस करेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं ना, वो चैनल तुरंत सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट से ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लेंगे ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुँच जाए, ठीक है ना। देखिए, परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भाग में अपना नाम नहीं लिखेंगे। जो परीक्षार्थी होंगे, उत्तर पुस्तिका किसी भाग में आप अपना नाम नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। ये काम आपको नहीं करना है। उसके बाद केंद्राध्यक्ष एवं कुछ निरीक्षकों को यह अधिकार होगा कि परिषद की परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों की तलाशी ले सकते हैं। परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के पृष्ठ भाग पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें तथा सावधानी के साथ पालन करें, ठीक। निम्नांकित क्रमांक 1 से 6 तक की पूर्ति परीक्षार्थी स्वयं करें। इस उत्तर पुस्तिका का प्रयोग करने से पहले परीक्षार्थी यह भी देख लें कि उस पर वही वर्ष परिच्छिद्रित है जिस वर्ष में वह परीक्षा दे रहा है। परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरें, ठीक है ना। परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में यहाँ पे आपको लिखना है, यहाँ पे आपको शब्दों में लिखना है, ठीक है ना। ये आपका विषय है, विषय रसायन विज्ञान 2021। और प्रश्न पत्र पर अंकीय संकेतांक 347 GB, ठीक है ना, आपको लिख देना है, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से प्रश्न हैं? सबसे पहले आप मॉडल पेपर देख लीजिए। मॉडल पेपर आपका है, ये आपके लिए मॉडल पेपर है, ठीक है ना। रसायन विज्ञान कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। और यहाँ आपको पूर्णांक 70 नंबर का मिलेगा। 2021 का मॉडल पेपर है और ये आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन मॉडल पेपर से अगर आप सॉल्यूशन अच्छी तरीके से कर लेते हैं ना, तो इससे क्वेश्चंस मिलने की संभावनाएं 80% हो जाती हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और बताने का प्रयास करते हैं। यानी सोडियम का एक केंद्रित घनीय संरचना के रूप में क्रिस्टलित होता है। सोडियम की उनकी इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि सोडियम का केंद्रित घनीय संरचना के रूप में क्रिस्टलित होता है। किसके रूप में? केंद्रित घनीय यानी कि बीसीसी के रूप में क्या होता है? क्रिस्टलित होता है। सोडियम की उनकी इकाई सेलों में परमाणुओं की संख्या होगी। सोडियम में उनके इकाई सेलों में जो परमाणुओं की संख्या होगी क्या होगी? 2 होगी, 4 होगी, 9 होगी या 14 होगी? तो आंसर आपको हम बता दें, आंसर इसका क्या होगा? 2 होगी, ठीक है ना। एक मोलर जलीय विलयन में विलेय के मोल प्रभाज है। तो अगर एक मोलर जलीय विलयन में विलेय का मोल प्रभाज देखा जाए तो कितना होता है? 0.018 होता है, ठीक है ना। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक अभिक्रिया है? ऐसी कौन सी अभिक्रिया है जो आभासी एकाणुक अभिक्रिया है? H2S, देखिए 4 ऑप्शन आपको मिला है। H2 + I2 = 2HI, CH3COO CH3 + H2O, CH3COOH + CH3OH, या PCl3 + Cl2 बराबर क्या हो जाएगा? PCl5, या 2FeCl3 + SnCl2 क्रिया करें क्या बनाएगा? 2FeCl2 + SnCl4। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? अगर आंसर की बात करें इसमें, तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर नंबर 2 हो जाएगा। अगर आप कॉपी लिख रहे हैं ना, तो कॉपी को इसी तरीके से आप लिखिएगा जिस तरीके से इसमें लिखी गई है।
ठीक है ना। थोड़ा राइटिंग को आप सुधार सकते हैं, राइटिंग को अच्छी तरीके से बना सकते हैं, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। बाकी आपको जो आपका ये जिस तरीके से लिखा गया है आपको इसी तरीके से लिखना है, ठीक है ना। सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे अच्छी तरीके से। चलिए एक घ की बात करेंगे। एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। यानी एसिटिक अम्ल को किसके साथ, P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्न में से कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। CH4, CH3CHO, CH3CO का होल ट्वाइस O या CH3CO CH3। तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आंसर की बात करें मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर क्या हो जाएगा CH3CO का होल ट्वाइस O, ठीक है ना। CH3 CCH3 NH2 CH3 निम्न में से किस वर्ग में आता है, इससे कौन से वर्ग में आता है। प्राथमिक अमीन, द्वितीयक अमीन, तृतीयक अमीन या इनमें से कोई नहीं। तो किस में आएगा, प्राथमिक अमीन में आएगा, ठीक है ना। 6वें नंबर की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो आपको लिख देना है मेरे प्यारे बच्चों ग्लाइकोजन, क्या, ग्लाइकोजन, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब चलिए 2 के क की बात करें। क्वेश्चन आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से सलूशन मिल जाएगा। एक सिल्वर फलक केंद्रित घनीय, सिल्वर फलक केंद्रित घनीय संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। क्या होता है, क्रिस्टलीकृत होता है। इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणुओं की दूरी 287 pm है। कितना है, 287 pm है। तो सिल्वर का घनत्व तो ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो सिल्वर का घनत्व आपको निकालना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखेंगे जो ये थोड़ा क्वेश्चन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन हम उसको पेंडिंग में रखते हैं, क्वेश्चन को हम बाद में आपको करवाएंगे, ठीक है ना। इस तरीके क्वेश्चन हम बाद में करवाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ किया गया है। तो चलिए हम आपको अगले क्वेश्चन के, इसको आप 2 का क पेंडिंग में रखिए। अगर आपको किसी को मालूम हो ना तो आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो मैं उसको जरूर इसको सोल्यूशन करवाएंगे, ठीक है ना। 2 के ख की बात करेंगे। यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में क्या करा है, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, तो कितना, 22 ग्राम बेंजीन घुली हो, तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको इसको समझाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, विलयन का जो द्रव्यमान है C6H6 का द्रव्यमान प्लस CCl4 का द्रव्यमान। तो यहाँ से जो C6H6 का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 22 ग्राम, प्लस जो CCl4 है इसका द्रव्यमान 112 ग्राम। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 134 ग्राम, ठीक। अब C6H6 का प्रतिशत द्रव्यमान कितना हो जाएगा, C6H6 का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, 22 बटे 134 इंटू 100 यानी कि 16.4%। कितना हो जाएगा, 16.4%, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। अगला देखिए, दूसरा नंबर क्या है, CCl4 का प्रतिशत द्रव्यमान कितना हो जाएगा, CCl4 का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान इंटू 100। तो CCl4 का द्रव्यमान 112 बटे बिलियन का द्रव्यमान 134 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 83.5% आपका ये आ जाएगा, ठीक है ना। 2 के ग की बात करेंगे, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है, अब आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है। एक सेल की, ठीक है ना, क्या कर रहा है कि एक सेल के ईएमएफ का परिकलन कीजिए। किसका, ईएमएफ का परिकलन करना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है ना। परिकलन कीजिए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। Ni सॉलिड है प्लस 2 Ag प्लस, इसका जो मोल है 0.002 मोल, Ni2 0.160 मोल प्लस 2 Ag सॉलिड है, ठीक है ना। तो दिया गया है E0 सेल बराबर 1.05 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो चलिए इसको निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। NiS2Ag आपको समीकरण दे रखा है, तो E सेल बराबर E0 सेल, ठीक है ना। E0 बराबर E0 सेल माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अगर देखें तो 059/2 लॉग, ठीक है ना, लॉग Ni2 प्लस Ag प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपको पॉइंट लगाना है, क्या लगाना है, पॉइंट, ठीक है ना। पॉइंट
059, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस रहेगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ECL बराबर E0 सेल माइनस 0.059/2 log Ni+2/Ag+2, ठीक है ना। तो 1.05 माइनस 0.0559/2 log 0.160 Ni+2 का मान अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो ये इसका मान है, और Ag+2 का मान यहाँ पर 0.002 मीटर, ठीक है ना। तो ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर क्या हो जाएगा 1.05 माइनस 0.059/2 इंटू 4.602, ठीक है ना। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा टोटल 1.05 माइनस 0.14, ठीक है ना, क्या आ जाएगा 0.91 वोल्ट, क्या हो जाएगा 0.91 वोल्ट, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। प्रश्न संख्या नंबर 2 के घ की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। किस पर, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक। तो इस पर आपको एक टिप्पणी लिखना है जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, टिंडल प्रभाव क्या होता है, कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को, किसको, कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को केंद्रित करने पर, ध्यान दीजिएगा, कोलाइडी विलयन में प्रकाश किरण पुंज को केंद्रित करने पर उसका मार्ग दिखाई देने लगता है, उसका जो मार्ग है वो दिखाई देने लगता है और एक चमकीली शंकु जैसी आकृति बनती है। क्या बनती है, चमकीली शंकु जैसी आकृति बनती है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं। क्या कहते हैं, टिंडल शंकु कहते हैं। और इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं, इस घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए हो जाएगा जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ये आपके लिए प्रकाश हो जाएगा, टिंडल संक्षिप्त प्रक्षिप्त शंकु हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपके लिए कुल मिलाकर टिंडल प्रभाव की संरचना है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं हम, ये हमारा कोलाइडी विलयन है, यहाँ पर अंधेरा आपको होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको देख लेना है। चलिए आगे आपको बताते हैं 3 के क की बात करेंगे, ठीक है ना। 3 के क की बात करेंगे तो क्वेश्चन देखिए क्या है, जनरल तौर पर क्वेश्चन क्या है, 3 का क नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में आप कैसे विभेद करेंगे, किसमें, खटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना में। दूसरा नंबर, क्रिस्टलीय जालक एवं एकक कोष्टिका में। कैसे आप क्या करेंगे इसमें, कैसे आप इसमें विभेद करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो खटकोणीय निबिड़ संकुलन तथा घनीय निबिड़ संकुलन संरचना क्या होती है, चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं, ठीक है ना। खटकोणीय निबिड़ संकुलन HCP में AB पैटर्न होता है, जबकि घनीय निबिड़ संकुलन CCP में ABC पैटर्न होता है। अब ध्यान दीजिएगा, तो इस तरीके से ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए इसमें इसका मतलब क्या है कि पहले A फिर B फिर A तब B, ठीक है ना। ये किस में होगा, खटकोणीय निबिड़ संकुलन, मतलब आपको जिसे 3 स्तर दे दिया जाए तो पहले आपको A वाला रखेगा, उसका B वाला। अब इसमें क्या होगा कि 3 आपकी आ जाएंगी, मतलब ABC फिर ABC, ऐसे पैटर्न आपको चलता रहेगा, ठीक। तो प्रथम परत यदि A गोलों से बनी है तो उस पर दूसरी परत B गोलों की आएगी। इस प्रकार AB पैटर्न बनता है। जब इस पैटर्न में तीसरी परत रखते हैं तब तीसरी परत को गोले दूसरी परत पे बने चतुष्फलक रिक्तियों पर रखते हैं। हम आपको इसको समझाने का प्रयास करें, जैसे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमने मान लीजिए एक गोला रखा, फिर यहाँ पर एक गोला रखा, यहाँ पर हमने एक गोला रखा, यहाँ पर एक गोला रखा, ये आपको तो A बन जाएगा, ठीक। अब आपको हम क्या कह रहे हैं कि दूसरा गोला, ध्यान दीजिएगा, दूसरी परत गोलों पर आएगी, मतलब एक गोलों से बनी तो उस पर दूसरी परत B गोलों की आएगी। अगर यहाँ पर दूसरी परत की बात करेंगे तो एक परत यहाँ, एक परत यहाँ, एक परत यहाँ, एक परत यहाँ, ठीक है ना, पूरा मिलाकर बनेगी। अब ध्यान दीजिएगा, अब जो तीसरी परत इसमें कर रहा है वो परत आपकी क्या आएगी, यहाँ इसके बीच में आएगी, ठीक है ना, इसके बीच में आएगी। तो इस तरीके से परत एक बनेगी, ठीक है ना। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपको AB पैटर्न बनता चला जाएगा, ठीक है ना। तीसरी परत गोले के दूसरी परत बने चतुष्फलक रिक्तियों में रखे जाते हैं। यद्यपि HCP एवं CCP एक दूसरे से भिन्न हैं, परंतु दोनों व्यवस्थाओं में रिक्तियां प्रतिशत समान होंगी, ठीक है ना, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अब हम क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका। क्या पढ़ेंगे, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, क्रिस्टल जालक एवं एकक कोष्टिका, ठीक है ना।
तो क्रिस्टल जालक अवयवी कणों, क्या अवयवी कणों, परमाणु, अणु, आयन का व्यवस्थित क्रम होता है। क्या होता है? यह एक व्यवस्थित क्रम होता है जो त्रिविमीय आकाश में उपस्थित होता है। किसमें? त्रिविमीय आकाश में क्या होता है? उपस्थित होता है। त्रिविमीय जालक का छोटे से छोटा भाग जिनको मिलाकर क्रिस्टल जालक बनता है एकक कोष्टिका कहलाती है। क्या कहलाती है? एकक कोष्टिका कहलाती है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आपको पढ़ना है और आपको अच्छी तरीके से समझते रहना है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। प्रश्नोत्तर संख्या नंबर 3 के ख की बात करेंगे। ठीक है ना, क्या है? जब अमोनिया गैस, जो अमोनिया गैस है, देखिए आपको क्वेश्चन हम आपको बताते हैं कि ध्यान दीजिएगा, 3 का ख की बात करेंगे तो क्या कह रहा है? Cu+ आयन के साथ अमोनिया क्रिया से क्या प्राप्त होता है। दूसरा नंबर क्या है? उत्कृष्ट गैस क्या होते हैं? उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, जब अमोनिया गैस Cu+2 वाले नील विलयन में से गुजरती है तो NH4OH Cu+2 आयनों के साथ घुलनशील गहरे नील रंग का संकर आयन बनता है। इसमें NH3 के नाइट्रोजन पर उपस्थित एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म धातु आयन Cu++ के साथ उप संयोजक बंध बनाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देखेंगे Cu+ प्लस NH3NH4OH इक्वलिज्म नीला यहाँ पे बनेगा। ठीक है ना, बस क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? CuNH3 का होल 4 2+ 2H2O बनेगा। ठीक है ना, टेट्रा मनी कॉपर सेकेंड आयन गहरा नीला विलयन आपका यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है ना, चलिए सेकंड नंबर की बात करेंगे। सेकंड नंबर में ध्यान दीजिएगा, क्या है क्वेश्चन कि उत्कृष्ट गैस क्या है? उत्कृष्ट गैसों के नाम लिखिए। ठीक है ना, तो उत्कृष्ट गैस क्या होती है? आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व रासायनिक रूप से निष्क्रिय होते हैं। आवर्त सारणी में जो वर्ग 18 के तत्व हैं रासायनिक रूप से क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। ठीक है ना, तथा साधारण ताप पर गैसें हैं, ये साधारण ताप पर क्या होती हैं? गैसें होती हैं। अतः इन तत्वों को अक्रिय गैस या उत्कृष्ट गैस कहते हैं। इन तत्वों को क्या कहेंगे? अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। उत्कृष्ट गैसों की दुर्बल प्राप्ति के कारण, ठीक है ना, जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं उसकी दुर्लभ प्राप्ति के कारण इन्हें रेयर गैसें भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेयर गैसें भी कहते हैं। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनान और यहाँ पर रेडान भी आपके लिए क्या हो जाएंगी? अक्रिय गैसें के में आती हैं। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन, एक दंतुक एवं द्विदंतुक लिगेंड से आप क्या समझते हैं? एक एक उदाहरण से समझाइए। किसमें? एक दंतुक एवं द्विदंतुक लिगेंड से आप क्या समझते हैं? उदाहरण सहित आपको समझाना है। ठीक है ना, तो एक दंतुक लिगेंड किसे कहते हैं? एक ऐसा लिगेंड जिसमें केवल एक दाता परमाणु यानी उसमें से केवल एक ही, ठीक है ना, लेटम दाता परमाणु कार्य करेगा, एक ही लेटम केंद्रिका धातु परमाणु से जुड़ सकता है। ठीक है ना, तो एग्जाम्पल तौर पर देखेंगे F-, Cl-, NH3, H2O, NO+ आदि। ठीक है ना, चलिए अगला देखते हैं। द्विदंतुक लिगेंड की बात करेंगे। एक ऐसा लिगेंड होते हैं जो केंद्रीय धातु से 2 परमाणु जुड़ेंगे। इनमें केंद्रीय धातु से क्या जुड़ेंगे? 2 परमाणु जुड़ेंगे। ठीक है ना, जैसे CH2NH2, CH2NH2 ये आपका क्या है? एथिलीन डाइएमेन, इसमें 2 परमाणु आपके जुड़े हुए हैं। CH2NH2 COO-, इसमें ग्लाइसिनेटो। ठीक है ना, COO- ऑक्सीलेटो। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। 3 के घ की बात करेंगे। 3 का घ क्या है? ठीक है ना, तो पेप्टाइड बंध, पेप्टाइड बंध क्या होते हैं? ठीक है ना, तो प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक होते हैं। ये क्या होते हैं? प्रोटीन अल्फा एमिनो अम्ल के क्या होते हैं? बहुलक होते हैं, जिसमें एक अमीनो अम्ल का कार्बोक्सिलिक समूह COOH दूसरे अमीनो अम्ल के अमीन समूह से संयोग करके CONH बंध बनाता है। इसी CONH बंध को पेप्टाइड बंध कहते हैं। क्या कहते हैं? पेप्टाइड बंध कहते हैं। ठीक है ना, तो NH2CH2COOH प्लस NH2CH3COOH जिसे आप क्या कहेंगे? पुलेनिन कहेंगे। ये ग्लाइसिन है। ठीक, और इसमें जब H2O से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा? NH2CH2CO NHCHCH3COOH पेप्टाइड बंध आपका बनेगा। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। 4 के क की बात करेंगे। ठीक है ना, 4 का क देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि
सांद्रता के साथ क्या कर रहा है, सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। किसके साथ, सांद्रता के साथ चालकता तथा मोलर चालकता में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 0.00241 मोल एसिटिक अम्ल की चालकता 7.896 × 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर की पावर -1 है, तो इसकी मोलर चालकता को परिकलित कीजिए। ठीक है ना, तो उसी बराबर क्या दे रखा है 0.0021 मोल। ठीक, के बराबर कितना दे रखा है 7.896 × 10⁻⁵ सीमेन सेंटीमीटर की पावर -1। मोलर चालकता के एम बराबर क्या होगी, के इंटू यानी लैम्डा एम बराबर के इंटू 1000/c, या देखिए के का मान कितना दे रखा है, के का मान आपको दे रखा है 7.896 × 10⁻⁵ 1000/00241। तो यहाँ सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 7.896 × 1000/241। यहाँ पे सॉल्व करेंगे 7896/241 बराबर, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 32.76 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर आपका, चलिए अगला क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है ना, भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में उदाहरण सहित अंतर आपको बताना है। किसमें भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में आपको उदाहरण सहित आंसर आपको बताना है। ठीक है ना, तो चलिए हम इसको आपको समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, चलिए ध्यान दीजिएगा आप सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है ना, और आपको समझना वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक, तो भौतिक अधिशोषण किसे कहते हैं, यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। किसके कारण होता है, यह वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। यह किसके कारण होता है, वांडर वाल्स बलों के कारण होता है। यह रासायनिक बंध बनने के कारण होता है। यह प्रकृति में विशिष्ट नहीं है। प्रकृति में क्या नहीं है, विशिष्ट नहीं है। यह प्रकृति में अति विशिष्ट होता है। प्रकृति में क्या होता है, अति विशिष्ट होता है। यह प्रकृति में उत्क्रमणीय है। क्या है, उत्क्रमणीय है। यह प्रकृति में अनुत्क्रमणीय है। क्या है, अनुत्क्रमणीय है। ठीक है ना, चौथे नंबर की बात करेंगे, यह गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। अधिक सरलता से द्रवणीय गैसें सहजता से अधिशोषित होती हैं। ठीक है ना, यह भी गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है। वे गैसें जो अधिशोषक में क्रिया करती हैं रसोवशोषण कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, रसोवशोषण कहलाती हैं। ठीक है ना, इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी कम यानी 20 से 40 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। इसमें अधिशोषण की एंथैल्पी उच्च 3 से 240 किलो जूल मोल इनवर्स होती है। ठीक है ना, अधिशोषण के लिए निम्न ताप सहायक होता है, यहाँ ताप बढ़ने पर घटता है। और अधिशोषण के लिए उच्च ताप सहायक होता है, यहाँ ताप बढ़ने पर क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें सुप्रेक्ष सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है। कभी कभी उच्च सक्रियण ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है ना, यह पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। यह भी पृष्ठीय क्षेत्रफल के बढ़ने पर बढ़ता है। ठीक है ना, उच्च दाब पर अधिशोषक के पृष्ठ पर यह बहुअणक परतों के रूप में परिमाणित होता है। यह एकल अणु परत के रूप में फलित होता है। ठीक है ना, 4 के ग की बात करेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन क्या है कि 4 के किसकी बात करेंगे, 4 के ग की बात करेंगे। ठीक है ना, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कार्बिल एमीन अभिक्रिया पर, डाईएजोकरण अभिक्रिया पर। ठीक है ना, चलिए अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझेंगे और आपको अच्छी तरीके से बताएंगे। ठीक है ना, जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 को एनिलीन और एल्कोहलिक OH के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र दुर्गंध वाली पदार्थ आइसोसाइनाइड बनता है। यह अभिक्रिया कार्बिल अमीन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, CCl3 एक क्लोरोफॉर्म है, ये C6H5। ठीक है ना, क्रिया करके यहाँ पर C6H5NH2 प्लस KOH एनिलीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, जब क्रिया करके क्या बनाएगा COH5NC प्लस 3KCl प्लस 3H2 यानी फेनिल आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है ना, 4 के घ की बात करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त करेंगे। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, अथवा जल अपघटन के बाद पॉलीहाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं। इसमें आंसर क्या है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एवं सुक्रोज आदि। तो ऐसे आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए इसमें आगे देखते हैं। ग्लूकोज की फेनिलहाइड्राजीन की आधिक्य से अभिक्रिया कराने पर ग्लूकोजाजोन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोजाजोन प्राप्त होता है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 5 क की बात करेंगे, ठीक है ना। तो विलेय की विलायक में घुलनशीलता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला असंतृप्त विलयन, दूसरा ध्यान दीजिएगा 5 का क क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा क्या है कि विलयन को परिभाषित कीजिए, ठीक है ना। कितने प्रकार के विभिन्न सरल विलयन संभव है, प्रत्येक प्रकार के विलयन की संभव एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए, ठीक है ना। तो विलेय की विलायक में घुलनशीलता के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला असंतृप्त विलयन, दूसरा संतृप्त विलयन, तीसरा असंतृप्त विलयन। यानी दूसरा क्या है, ध्यान दीजिएगा असंतृप्त विलयन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के विलयन में विलेय को विलयन में घोला जा सकता है, जैसे शुगर NaCl। आपका संतृप्त विलयन की बात करेंगे, देखिए ये हमारा विलेय है, अगर यहाँ ध्यान दीजिएगा तो ये विलेय है, ये संतृप्त विलयन असंतृप्त विलयन, ठीक है ना। जो शुगर होता है वो विलेय होता है, मतलब किसी चीज़ में घुलने का कार्य करता है, ठीक है ना। और कार्बोनेटेड जल जो होता है वो विलायक होता है, जो घोलने का कार्य करता है। असंतृप्त विलयन की बात करेंगे, जिसे चाशनी हो गया। इस प्रकार के विलयन में विलेय की बहुत अधिक मात्रा विलायक में घुली होती है, मतलब एक तरीके से बहुत ही गाढ़ा हो जाता है, ठीक है ना। चलिए 5 ख की बात करेंगे, यह भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। या दूसरा क्या है, एक यौगिक 1 मोल के प्रारंभ करने पर यह ज्ञात हुआ कि 1 घंटा में अभिक्रिया 3/4 पूर्ण हो जाती है। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए यदि अभिक्रिया प्रथम कोट की अनुसरण करती है तो। कारकों का उल्लेख, अभिकारकों का सांद्रता, ताप, उत्प्रेरक, अभिकारक की प्रकृति, इतने पर आपको निर्भर करेगा, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे नंबर की बात करेंगे तो K बराबर क्या हो जाएगा 2.303/T log A/A-x, यानी प्रारंभिक मात्रा बटे शेष मात्रा, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा A बराबर अल्फा बराबर 1, अल्फा माइनस एक्स बराबर 1-3/4 यानी 1/4, T बराबर 1.560 यानी कि आपका क्या हो जाएगा 3600 सेकेंड, ठीक है ना। तो आगे सॉल्व करें, K बराबर क्या होता है फार्मूला 2.303/3600 log 1/1/4 2.303/3600 बराबर इंटू log 4, यानी कि सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा हमारा K बराबर 0.003876%, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 ग की बात करेंगे। क्वेश्चन क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन क्या है। लैंथेनाइड आकुंचन के कारण एवं परिमाण का उल्लेख कीजिए, ठीक है ना। लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है, तो लैंथेनाइड आकुंचन लैंथेनाइड श्रेणी में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर परमाणविक तथा आयनिक त्रिज्याएं एक तत्व के दूसरे तत्व तक घटती हैं, परंतु यह कभी अत्यंत कम होती है। लैंथेनाइड तत्वों में परमाणु क्रमांक बढ़ने पर उनके परमाणु तथा आयनिक आकारों में होने वाली स्थिर कभी लैंथेनाइड आकुंचन कहलाती है, ठीक है ना। चलिए लैंथेनाइड आकुंचन का कारण क्या है, कारण क्या है इसका, तो लैंथेनाइड श्रेणी में एक तत्व से दूसरे तत्व तक जाने पर नाभिकीय आवेश 1 इकाई बढ़ता है तथा 1 इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। ये नए इलेक्ट्रॉन समानांतर 4f उपकोषों में जुड़ते हैं। यद्यपि एक f कोष इलेक्ट्रॉन का दूसरे 4f पर परीक्षण प्रभाव नाभिकीय आवेश या कक्षकों के अत्यंत विस्तृत आकार के कारण कम होता है। यद्यपि नाभिकीय आवेश प्रत्येक पथ पर 1 इकाई बढ़ जाता है, इसलिए परमाणु क्रमांक तथा नाभिकीय आवेश बढ़ने पर प्रत्येक 4f इलेक्ट्रॉन द्वारा अनुभव किया जाने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप संपूर्ण 4f इलेक्ट्रॉन कोष प्रत्येक तत्व से जुड़ने पर आकुंचित हो जाता है। यद्यपि यह कमी अत्यंत अल्प होती है। इसके परिणाम स्वरूप परमाणु क्रमांक बढ़ने पर लैंथेनाइडों के आकार में नियमित ह्रास पाया जाता है। क्रमिक अपचयनों का योग कुल लैंथेनाइड आकुंचन होता है, ठीक है ना। लैंथेनाइड आकुंचन के परिमाण की बात करें, परिणाम की बात करेंगे तो लैंथेनाइड आकुंचन के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित हैं। लैंथेनाइड में समानता, लैंथेनाइडों की त्रिज्याओं में अत्यंत अल्प परिवर्तन के कारण इसके रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, अतः तत्वों को
तत्वों को शुद्ध अवस्था में पृथक्कृत करना अत्यंत कठिन होता है। पुनरावृत्त प्रभाजी क्रिस्टलन अथवा आयन विनिमय तकनीकों पर आधारित आधुनिक विधियों द्वारा इसके त्रिसंयोजी आयनों के आकारों में अत्यल्प अंतर के आधार पर इन्हें पृथक्कृत किया जाता है। इन विधियों द्वारा तत्वों के गुणों जैसे विलेयता, संकुल आयन, निर्माण, जल योजन आदि में बहुत कम अंतर के आधार पर इन्हें पृथक्कृत किया जाता है। ठीक है ना। क्षारकता में अंतर की बात करेंगे तो लैंथेनाइड आकुंचन के कारण लैंथेनाइड आयनों का आकार परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ नियमित रूप से घटता है। आकार में कमी के फलस्वरूप लैंथेनाइड आयन तथा OH- आयनों के मध्य इनके सहसंयोजक गुण La+3 में Lu+3 तक बढ़ते हैं। इसलिए परमाणु क्रमांक बढ़ने पर हाइड्रॉक्साइडों की क्षारकीय सामर्थ्य घटती है। अतः LaOH का होल राइज अधिकतम क्षारकीय है, जबकि LaOH का होल राइज सबसे कम क्षारकीय है। 5 घ की बात करेंगे तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उप संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप संयोजक बंधों की संख्या। क्वेश्चन क्या है, उप संयोजन संख्या क्या होती है। यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। ठीक है ना, इसके IUPAC नाम लिखना है। तो पहला देखिए क्या है, CONH3 का होल प्राइस होल 5 Cl2, K3FeCN का होल 6 या NiNH3 का होल 6 या Cl2। ठीक है ना। तो उप संयोजी यौगिकों में केंद्रीय धातु के द्वारा लिगेंड के साथ बनाए गए उप संयोजक बंधों की संख्या धातु की समन्वय संख्या अथवा उप संयोजक संख्या कहलाती है। ठीक है ना। तो NiCN4 का होल 2⁻⁻1 संकुल आयन में निकेल की समन्वय संख्या Cn- एक दंती की संख्या बराबर 4। ठीक है ना। उप संयोजन संख्याओं में IUPAC नाम। पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट थर्ड, ये आपका इसका हो जाएगा। दूसरे का क्या हो जाएगा, K3FeCN होल 6 क्या हो जाएगा, पेंटाएमीन क्लोरिडो कोबाल्ट थर्ड। ठीक है ना, क्लोराइड। दूसरा क्या है, NiNH3 का होल 6 Cl2 हेक्साएमीन निकिल क्लोराइड थर्ड। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 6वें नंबर की बात करते हैं। ठीक है ना, 6वें नंबर की बात करते हैं तो क्या बनेगा, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या नंबर 6 के क की बात करेंगे। ठीक है ना। 6 का क क्या है, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किसी धातु सल्फाइड को तनु H2SO4 के साथ अपघृत करने पर किया जाता है। जो प्रयोगशाला है, क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन एक बार देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड के निर्माण में प्रयोगशाला विधि का वर्णन कीजिए, इसके ऑक्सीकारक एवं अपचायक गुण का उल्लेख कीजिए या SO2 के 2 उपयोग लिखिए। ठीक है ना। तो क्या है, प्रयोगशाला में सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किसी धातु सल्फाइड को H2SO4 के साथ अपघृत करके किया जाता है। जैसे Na2SO3 प्लस H2SO4 जब क्रिया करेगा क्या बनाएगा, Na2SO4 प्लस H2O प्लस SO2 आपका बनाएगा। उपरोक्त अभिक्रिया के अतिरिक्त प्रयोगशाला में SO2 का निर्माण कॉपर या सिल्वर धातु के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करके किया जाता है। ठीक, Cu प्लस 2H2SO4 सांद्र है, CuSO4 प्लस 2H2O प्लस SO2। ठीक है ना। SO2 की अभिक्रियाएं, पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया, जब ये पोटेशियम परमैंगनेट से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, K2SO4 प्लस 2MnSO4 प्लस 2H2SO4 बनाएगा। ठीक है ना। चूने के पानी के साथ अभिक्रिया, तो CaOH का होल ट्वाइस प्लस SO2, जब ये क्रिया करेगा तो CaSO3 का अवलेय बनाएगा प्लस H2O आपका बनाएगा। ठीक है ना। CaSO3 प्लस H2O प्लस SO2 के अधिक में आपका बनाएगा। ठीक है ना। CaHSO3 का होल ट्वाइस विलेय। ठीक है ना, आपके लिए हो जाएगा। H2S से अभिक्रिया, किससे, H2S से अभिक्रिया। ठीक, तो 2H2S प्लस SO2 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनाएगा, 2H2O प्लस 3S आपका बनाएगा। ठीक है ना। अम्लीकृत K2Cr2O7 से अभिक्रिया, तो K2Cr2O7 प्लस H2SO4 प्लस 3SO2 से क्रिया करके क्या बनाएगा, Cr2SO4 का होल थ्राइस प्लस K2SO4 प्लस 2H2 आपका बनाएगा। ठीक है ना। प्रश्न संख्या नंबर 6 के ख की बात करेंगे तो आपको टिप्पणी लिखना है विलियमसन संश्लेषण पर। तो 6 का क्या है, सर्वप्रथम विलियमसन ने इस विधि द्वारा ईथर प्राप्त किया था। इस विधि में एथिल आयोडाइड को सोडियम एथॉक्साइड के साथ गर्म करके क्या किया था, डाई एथिल ईथर प्राप्त किया था। तो यहाँ पर C2H5O Na, ठीक है ना, सोडियम एथॉक्साइड है C2H5, क्रिया करके क्या बनाएगा, C2H5O C2H5 प्लस Na। ठीक है ना, डाई एथिल ईथर। ठीक है ना।
7 के क की बात करेंगे, रासायनिक अभिक्रिया आपको देना है, तो यह अभिक्रियाएँ आपको ढूंढ कर लिख लेना है या स्क्रीनशॉट कर लेना है, ठीक है ना। जब स्क्रीनशॉट आप कर लेंगे तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो 7 का क ध्यान दीजिएगा, ये आपकी रासायनिक अभिक्रियाएँ हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसका आंसर ये है, ठीक है ना। और दूसरे का आपको ये कर लेना है, ठीक। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। 7 के ख की बात करेंगे, ठीक है ना। 7 का ख ध्यान दीजिएगा, गाटरमैन अभिक्रिया, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करा है कि गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, एल्डोल संघनन और कैनिजारो अभिक्रिया पूछ रहा है, ठीक है ना। तो गाटरमैन कॉक अभिक्रिया, कार्बन मोनोऑक्साइड तथा HCl के मिश्रण को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में 90 वायुमंडलीय दाब पर बेंजीन में प्रवाहित करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन कॉक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। या इसे एल्डिहाइड संश्लेषण भी कहते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको लिख लेना है। ये हमारा बेंजीन है प्लस CO क्या कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस HCl से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, CHO बेंजल्डिहाइड प्लस HCl आपका बनाएगा। 7 के ख की बात करेंगे, एल्डोल संघनन अभिक्रिया, अल्फा अनाइड्रोजन युक्त एल्डिहाइड या कीटोन की क्रिया तनु NaOH से कराने पर इनके 2 अणु परस्पर संघनित होकर बीटा हाइड्रॉक्सी एल्डिहाइड या कीटोन बनाते हैं। यह अभिक्रिया एल्डोल संघनन कहलाती है। उदाहरण तौर पर देखेंगे CH3CHO प्लस HCH2CHO तनु NaOH के साथ अभिक्रिया करें क्या बनाएगा, CH3CHOH CH3CHO, ठीक है ना। ये बीटा हाइड्रॉक्सी ब्यूटाइल्डिहाइड बनाएगा, एल्डोल है। CH3CH डबल बॉन्ड CH3HO कीटोन एल्डिहाइड है, ठीक है ना। 7 के ख की बात करें, कैनिजारो अभिक्रिया, तो ऐसी एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु अनुपस्थित होता है, क्रिया 50% कास्टिक क्षार से कराने पर एल्कोहल अणु असमानुपातिक हो जाता है, तो अर्थात इसका एक अणु संगत एल्कोहल में अपचयित हो जाता है जबकि दूसरा अणु संगत कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है ना, कि Na के कलवण के रूप में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ अभिक्रिया कैनिजारो अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो ये आपको पूरा लिख लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब जरूर कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अब तक ले जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर।